करने वाले हैं थर्ड लेक्चर ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें हम करेंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक विच इज हाउ टू प्रूव any given number, any given irrational number, या how to prove any given number irrational। सपोज आपके पास कोई भी एक irrational नंबर दिया हुआ है, आप उसको कैसे प्रूव करेंगे कि नंबर irrational है। सपोज क्वेश्चन आता है प्रूव दैट √2 इज irrational। आपको पता है कि जो √2 है वो इरैशनल ही है, बट आपको प्रूव करना है उस चीज को। एक तरीका हम सोचें कि चलो √2 को सॉल्व करना शुरू करते हैं बाय दैट लॉन्ग डिवीजन मेथड, और जब वो टर्मिनेट नहीं करेगा तो हम देख लेंगे कि दिस इज इरैशनल नंबर। पर आप कितने प्लेसेस तक उसको सॉल्व करेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो देयर इज अ मेथड जिसके थ्रू हम प्रूव करते हैं किसी भी इरैशनल नंबर को इरैशनल कैसे प्रूव करना है, एंड दैट मेथड इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है? जो चीज गिवन है उसका उल्टा मान के चलते हैं। मतलब सबको पता है √2 इज इरैशनल, क्योंकि हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके थे, फर्स्ट वीडियो में, कि इरैशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो सबको पता है √2 इज इरैशनल, बट द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जो हम करने वाले हैं, उस मेथड में हम ये मान के चलते हैं लेट द नंबर इज रैशनल। लेट द नंबर इज रैशनल। तो वैसे पता है √2 इज इरैशनल, बट सॉल्यूशन जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, लेट्स टेक √2 इज रैशनल। मैं ये मान के चलती हूँ कि √2 रैशनल है, और हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो चीज प्रूव करनी है और जो आपको पता है वो नंबर इरैशनल है, पर आप उल्टा मान के चलो, दैट मेथड इज नोन एज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि √2 इज रैशनल। इफ √2 इज रैशनल, तो आपको पता है रैशनल नंबर को किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं? रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, चाहे a/b, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं। तो इफ √2 इज रैशनल, अगर √2 रैशनल है, देन इट कैन बी रिटन एज कैसे? a/b की फॉर्म। मतलब √2 इज इक्वल्स टू a/b। यही मतलब होता है रैशनल नंबर का। इफ आई एम सेइंग एनी नंबर इज रैशनल, तो आप ये कह सकते हैं कि दिस नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, और लेट्स टेक p/q की जगह मैं लेती हूँ a/b। ठीक है जी। अगर √2 इज इक्वल्स टू a/b है, तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ √2b इज इक्वल्स टू a? कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √2b इज इक्वल्स टू a, मैंने ये ले लिया। चलिए जी ठीक है। यहाँ पे √2 इज a/b, where a and b both are integers। ये हम लिख लेते हैं, where a and b both are integers and are co-prime। को-प्राइम आपको याद होगा, हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, को-प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है, दैट इज 1। मतलब इनके और कोई a और b के और कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं निकलने चाहिए, वो मतलब होता है को-प्राइम का। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। √2 इज a/b, हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ताकि मेरा रूट हट जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब मैंने इसको स्क्वायर किया तो √2 का स्क्वायर, याद रखना √2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 2। रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, क्योंकि वैसे आपको पता ही होगा √2 इज नथिंग बट 2 की पावर हाफ। 2 की पावर हाफ, उसकी भी पावर 2, हाफ इंटू 2 इज नथिंग बट 1, तो √2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 2। क्लियर है जी यहाँ तक? चलिए स्क्वायरिंग बोथ
बोथ साइड, रूट 2 का स्क्वायर बन गया 2, बी का स्क्वायर बन गया बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर इज नथिंग बट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर बाय 2, बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर बाय 2। अब ध्यान से एक चीज नोट करेंगे, a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, मतलब b कभी भी फ्रैक्शन नहीं बन सकता। अगर b फ्रैक्शन नहीं है तो क्या a स्क्वायर जो है उसको जब 2 डिवाइड करेगा तो क्या वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? हाँ जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है। अगर a स्क्वायर बाय 2 कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता तो ये जो b होता वो हमारा रैशनल नंबर बनता, बट b is not a rational number, b is integer, b is not a rational number, b is an integer। इसका मतलब तो मैं ये लिख सकती हूँ, therefore we can say that, therefore 2 can divide, 2 divides a square, 2 डिवाइड a स्क्वायर, मैंने लिख लिया a स्क्वायर जो है उसको कौन डिवाइड कर रहा है? 2। अगर आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक याद हो जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसका एक कॉन्सिक्वेंस था क्या? इफ एनी नंबर डिवाइड्स a स्क्वायर देन द सेम नंबर, इफ एनी, कौन सा नंबर? विच इज प्राइम नंबर, इफ एनी प्राइम नंबर डिवाइड्स a स्क्वायर then the same prime number will divide a. 2 is nothing but a primary number, prime number, 2 is nothing but a prime number. If 2, a prime number, divides a square, then the same prime number, if therefore 2 divides a square, so 2 will also divide a। ये हमने लास्ट में पढ़ा था। जो भी चीज हम कर रहे हैं वो सारी चीजें हम इससे पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो आपको ये वीडियो करने के लिए पुराने सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे ताकि आपको पता चले कि क्या चीज उसमें चल रही है। सो 2 विल डिवाइड ए, तो मैं ये कहूं, मैं यही तो कह रही हूं, a बाय 2, 2 ने किसको डिवाइड किया? a को। सपोज अगर 2 ने a को डिवाइड किया तो क्या कोई ये तीसरा आंसर देगा? हाँ जी बिल्कुल देगा। a जो मर्जी हो, a को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी एक आंसर आना पक्का है। a डिवाइडेड बाय 2, लेट से कोई और आंसर आ गया, वो आंसर आ गया c। व्हेन a डिवाइड बाय 2 तो कोई आंसर आ गया एक, मेरे को नहीं पता क्या है, बट लेट से द नंबर इज c। तो अब यहां से देखते हैं, therefore so a by 2 is c, therefore क्या मैं ये कह सकती हूँ a is equals to 2c, a is equals to 2c। चलिए जी अब इधर आते हैं, a is equals to 2c, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लेट्स टेक इट एज 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। ये आ गया a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, a स्क्वायर हमारा आ गया 4c स्क्वायर से। हर चीज सिंक में चल रही है, कोई भी किसी से कटा हुआ नहीं है, कुछ अलग नहीं है। आपको हर स्टेप को फॉलो करना है, सारी चीजें हमने ऑलरेडी की हुई है। a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे a स्क्वायर था 2b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर है 4c स्क्वायर। मैं लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। अब ध्यान से एक चीज नोट करेंगे, a स्क्वायर 4c स्क्वायर है, a स्क्वायर 2b स्क्वायर है। आपको याद होगा if a is equals to b and a is equals to c, therefore I can write b is also equal to c। यही तो होता है, अगर दो चीजें एक सेम चीज के बराबर हैं तो वो दोनों चीजें भी आपस में बराबर होती हैं। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अगर ये भी a स्क्वायर के बराबर है, ये भी a स्क्वायर के बराबर है, therefore I can say 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। कैंसिल कर देते हैं, ये बन जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब ध्यान से देखना नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं इस 2 को इधर ले आती हूँ, ये बन गया c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय 2। ध्यान से देखना, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय 2, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय 2।
ये बी स्क्वायर बाय 2 है, ये ए स्क्वायर बाय 2। अब इफ 2 डिवाइड्स ए square, then 2 will also divide a, sorry it is b square. If 2 divides b square, यहाँ पे 2 किसको डिवाइड कर रहा है? b square को। अगर 2 b square को डिवाइड कर रहा है तो then the by the consequence of fundamental theorem of arithmetic, I can say that 2 will also divide b because 2 is a prime number और जो a और b है वो इंटीजर है। बड़ी सीधी सी बात है। अब एक चीज ध्यान से आप नोट करना, 2 ने किसको डिवाइड किया? a को। 2 ने किसको भी डिवाइड किया? b को भी। इसका मतलब यहां पे आएंगे, मैंने क्या बोला था? a एंड b बोथ आर को-प्राइम्स। a एंड b बोथ आर को-प्राइम मतलब उसके सिर्फ कितने फैक्टर होने चाहिए? एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो भी 1, बट इसका एक्स्ट्रा कितना फैक्टर आ गया? 2। नाउ a and b has 2 as its common factor. A and b has 2 as its common factor, but according to our assumption, हमारी assumption के according assumption these are co-primes, these are co-primes। हमारी assumption के हिसाब से तो ये co-prime होने चाहिए थे, पर क्या co-prime हुए? नहीं, क्योंकि co-prime होता है common factor 1। common factor क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। नंबर 1 सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, वो भी 1, पर 2 भी आ गया। इसका मतलब हमारी assumption गलत थी, therefore our assumption was incorrect। therefore our assumption was, जो हमने assume किया था, our assumption was incorrect। और हमने assume क्या किया था? let's take √2 as rational। अगर हमारी assumption गलत हो गई तो √2 रैशनल होगा या पक्का अब इरैशनल ही होगा? क्योंकि एक नंबर या तो रैशनल हो सकता है या इरैशनल, उसके सिवाय कुछ नहीं हो सकता। ये चीज ध्यान रखेंगे। So therefore our assumption was incorrect। So √2 is an irrational number। अगर हमारी assumption सही आती फिर √2 रैशनल होता, पर हमने जो assume किया था, हमने जो यहाँ पे मान के चले थे √2 रैशनल है, वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमने बोला था a और b जो है वो को-प्राइम है। यहाँ पे पता चला नहीं जी, वो को-प्राइम नहीं है, उनके तो 2 और फैक्टर्स बन रहे हैं। एक और फैक्टर बन रहा है, कौन सा? 2। अगर उसके 2 कॉमन फैक्टर्स बन रहे हैं तो वो कभी भी को-प्राइम नहीं हो सकते, इसलिए आवर assumption was incorrect, जो भी हमने assume किया था। ये एनसीईआरटी के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। √2 की जगह कुछ भी आ सकता है, इट कैन बी √3, √5, √7, इसके सिवाय ऑल दो ज्यादा ऑप्शंस नहीं आते हैं। इन्हीं 3 नंबर्स में पूछा जाता है और हर बार सिर्फ क्या चेंज होगा, यहाँ पे अगर 2 है, अगर लेट्स से क्वेश्चन इज प्रूव दैट √3 इज इरैशनल, तो 2 की जगह सिर्फ 3 आ जाएगा और कोई भी चीज, कोई भी एक सिंगल भी चीज ऐसी नहीं होगी जो बदलेगी। सिर्फ जहां पे 2 है वहां पे 3 आ जाएगा, जहां पे 2 का स्क्वायर 4 हुआ है वहां पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सिर्फ आपका नंबर बदलेगा, अदरवाइज एवरीथिंग विल रिमेन सेम। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको ये अच्छी तरह से करना चाहिए और समझ के, बिल्कुल वैसे जैसे हमने अभी तक किया है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑल्दो ये भी हम एक बार कर चुके हैं पहले, बट इसमें थोड़ा सा आगे एडिशन है वो देखते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था अबाउट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। हम उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत कम है। मैं आपको फर्स्ट डे बता चुकी हूँ, तो ज्यादा
नहीं समझ आ रहा एक बार कोई बात नहीं, वापस से देखो, वापस से समझने की कोशिश करो। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन मतलब फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब भी आप किसी रैशनल नंबर को, जो कि किस फॉर्म का है, p/q फॉर्म का है, जब भी आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, दो तरीके के आंसर्स आते हैं। कौन कौन से? सपोज आई हैव अ रैशनल नंबर p/q, it always generate two type of decimals. First was terminating decimals, वो डेसिमल जो खत्म हो जाते हैं, एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग, वो डेसिमल्स जो खत्म नहीं होते, बट अगर आपको याद होगा तो वो क्या करते हैं, बट दे आर रिपीटिंग। तो ऑलवेज व्हेन यू कन्वर्ट एनी रैशनल नंबर व्हिच इज ऑफ द फॉर्म p/q, एंड एवरी रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म p/q, अगर कोई भी रैशनल नंबर है p/q का, ऑब्वियसली अगर डिनोमिनेटर 1 नहीं है, उसके सिवाय कुछ और है, तो आपका या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। चलिए जी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो देयर आर टू टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ अ रैशनल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना। इसके बाद अब आप सोचोगे अच्छा अगर मेरे को ये देखना है कि टर्मिनेट कब करेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है, एक तरीका है जो आपको याद रखना है। हम यहाँ पे वही तरीका करने वाले हैं ताकि आपको याद ना, ताकि आपको पूरा कैलकुलेशन ना करना पड़े, लॉन्ग डिवीजन हर बार ना करना पड़े। क्लियर है जी? तो अब हम देखते हैं कौन से टाइप के डेसिमल, कौन से टाइप के रैशनल नंबर्स टर्मिनेट करते हैं और किस टाइप के रैशनल नंबर्स टर्मिनेट नहीं करते, मतलब टर्मिनेट नहीं करते बट दे कीप्स ऑन रिपीटिंग। लेट्स स्टार्ट विद आवर, सपोज मेरे पास एक रैशनल नंबर है विच इज ऑफ द फॉर्म p/q। p/q फॉर्म का रैशनल नंबर है, ये कब टर्मिनेट करेगा? ध्यान से देखेंगे। टर्मिनेट करना या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दीज थिंग्स डिपेंड्स ऑन द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर। किसी भी चीज का टर्मिनेट करना या किसी भी चीज का नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होना, दैट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर। डिनोमिनेटर मतलब मैं p/q की बात कर रही हूँ, ये सिर्फ q डिसाइड करता है, इसमें p का कोई लेना देना नहीं है, p जो मर्जी हो, हमेशा ये चीज q डिसाइड करेगी। कैसे? अगर आपका डिनोमिनेटर हो इस फॉर्म का, ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1। स्टेप 1 क्या था? चेक द डिनोमिनेटर या प्राइम फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। सबसे पहला स्टेप है डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज कर, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो नंबर्स निकलेंगे वो प्राइम फैक्टर्स ही होंगे, ठीक है जी। और प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स ही होंगे, प्राइम फैक्टर का मतलब प्राइम नंबर्स ही होंगे। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप है चेक द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स चेक करने हैं, डिनोमिनेटर के आपको फैक्टर्स चेक करने हैं। कैसे चेक करने हैं? सपोज अगर आपका डिनोमिनेटर है इस फॉर्म का, सब इफ डिनोमिनेटर is of the form 2 raised to power m into 5 raised to power n। इसका मतलब अगर आपके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आया है और सिर्फ 5 आया है, सिर्फ 2 और 5 आया है, तो क्या होगा? If denominator is of the form 2 raised to power m into 5 raised to power n, where m and n are non-negative integers। m और n कैसे इंटीजर्स होने चाहिए? non-negative integers होने चाहिए। non-negative का मतलब m and n can be 0, याद रखना। non-negative का मतलब कि ये 0 भी हो सकता है, सिर्फ नेगेटिव में नहीं जा सकता।
ठीक है, अब आपको एक चीज याद होगी, एनी नंबर का अगर पावर 0 हो तो आंसर हमेशा 1 आता है, ये याद रखना। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि m 0 भी हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल 0 हो सकता है। फर्स्ट केस 1 मैंने बोला if denominator is of the form 2 raised to power m into 5 raised to power n where m and n are non-negative integers, then your rational number will be terminated. Your rational number will be terminated. याद रखना, अगर आपका डिनोमिनेटर 2 raised to power m into 5 raised to power m की फॉर्म का है तो आपका डिनोमिनेटर हमेशा, आपका रैशनल नंबर हमेशा टर्मिनेट करेगा ही करेगा। फिर एक अलग क्वेश्चन आता है, अगर मेरा m 0 है, m 0 का मतलब 2 की पावर है ही नहीं, अगर आपका डिनोमिनेटर 2 raised to power m और 5 raised to power n मतलब 2 और 5 दोनों है तो भी आपका टर्मिनेटिंग बनेगा। अगर आपका डिनोमिनेटर है 2 raised to power m सिर्फ 2 है तो भी टर्मिनेट करेगा। अगर आपका डिनोमिनेटर है 5 raised to power n तो भी आपका रैशनल नंबर टर्मिनेट करेगा। ऑल्दो इसको अलग लिखने की जरूरत नहीं थी। सपोज अगर 5 है ही नहीं तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 की पावर्स बचेगी। अगर सिर्फ 2 भी हुआ तो भी टर्मिनेट करेगा, अगर सिर्फ अकेला 5 भी हुआ तो भी टर्मिनेट करेगा, और अगर 2 और 5 दोनों इकट्ठे हुए तो फिर तो टर्मिनेट करेगा ही करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। क्या क्या, 2 और 5 दोनों हो तो भी टर्मिनेट, अकेला 2 हो तो भी टर्मिनेट, अकेला 5 हो तो भी टर्मिनेट। अब ठीक है जी, ये तो हमने देख लिया टर्मिनेट कब करेगा। अब हम नेक्स्ट में देखने वाले हैं when it will be non-terminating but repeating। कब ये non-terminating होगा, but repeating। ये कब होगा, ये ध्यान से सुनेंगे कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर is not of the form, डिनोमिनेटर पूरा लिख लेती हूं, डिनोमिनेटर नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to power m into 5 raised to power n। इसका क्या मतलब है, सपोज आपका डिनोमिनेटर कुछ ऐसा बन जाता है। पहला केस, मैं हर चीज बता रही हूं, ऑल्दो ये समझने वाली बात है कि 2 raised to power m into 5 raised to power n नहीं है, मतलब ऐसा कुछ होगा आपका डिनोमिनेटर। सपोज 2 भी है, 5 भी है, और एनी अदर नंबर एक्सेप्ट दिस, एनी अदर प्राइम नंबर, इन दोनों के सिवाय अगर कोई तीसरा प्राइम नंबर भी आ गया तो भी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बनेगा। तीसरा कौन सा, कल हमने प्राइम नंबर की लिस्ट लिखी थी, 2 और 5 तो आ गया, 3 5 आ गया, 7 11 13 17 19, कोई भी प्राइम नंबर आ गया इनमें से, 2 और 5 तो है ही है, पर और कोई तीसरा ऐड हो गया तो भी आपका नंबर कैसा बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सिर्फ आपको याद रखना है, अगर ये कभी भी आपको अपने डिनोमिनेटर में सिर्फ ये 3 नजर आए तभी टर्मिनेट होगा, अदरवाइज कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। सपोज कोई कहे कि अच्छा नहीं, अगर 2 raised to power m आ गया इनटू उसके साथ कोई और नंबर आ गया, एनी अदर प्राइम नंबर, तो फिर भी नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। अच्छा ठीक है, तीसरा ऑप्शन, अगर सिर्फ 5 आ गया और एनी अदर प्राइम नंबर आ गया तो भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बनेगा। सिर्फ इतना याद रखना है, इन 3 केस में, ये तीनों केसेस में सिर्फ टर्मिनेट करेगा, 2 और 5 के सिवाय कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में नजर आया देन इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। चलिए जी एग्जांपल्स करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स टेक 3/8। 3/8 देखेंगे, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, प्राइम फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। 3/8 का मेरे को पता है 2 raised to power 3 is 8। अब ध्यान से देखेंगे, डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या है, 2 है, तो ये वाला केस हो गया 2 raised to power m। m क्या है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए।
डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है तो आप लिखोगे डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to power m, therefore it is terminated. Suppose question आ गया, let's take 21 upon 40. 21 upon 40 को फैक्टराइज करेंगे तो हमेशा जब भी आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इट विल बी 2 raised to power 3 into 5. अगेन डिनोमिनेटर में क्या दिख गया आपको, 2 और 5 दोनों नजर आ गए, तो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा. अगेन यू हैव टू राइट द लाइन डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to power m into 5 raised to power n, therefore it will be terminating. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज आ गया 315 डिवाइडेड बाय, let's take 30. Let's prime factorize 30. 30 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे इट विल बी 2 into 5 into 3. अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, चलिए जी 2 और 5 तो है पर एक्स्ट्रा क्या आ गया 3. अभी आपको 2 and 5 अगर अलग से होते देन इट विल बी टर्मिनेटिंग, बट 3 साथ में आ गया इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. सिर्फ ये याद रखना है, चाहे यहाँ पे 2 और 5 आ जाए पर उसके सिवाय कोई और प्राइम नंबर आ जाए देन योर नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. तो ये काफी है शायद इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए. आपको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी बिल्कुल करेक्ट तरीके से आनी चाहिए, कोई उसमें गलती ना हो प्राइम फैक्टराइजेशन में. चलिए अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट. ऑल्दो ये चीजें आपने पहले से की हुई है, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं जहां पे ये चीजें यूज होंगी. फर्स्ट इज, अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स. एडिटिव आइडेंटिटी, next is additive inverse. वैसे ही जैसे एडिशन के लिए होता है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए एग्जिस्ट करता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं आपकी 7th या 8th क्लास में, ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, बट जो लोग भूल चुके हैं प्लीज ध्यान से देखेंगे. पहले हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स दैट नंबर which when added to the given number gives 0. एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको जब आप गिवन नंबर में, दिए हुए नंबर में ऐड करते हैं तो आपका आंसर 0 आता है. सपोज मैं कह रही हूं फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 8. 8 का एडिटिव इनवर्स मतलब 8 इज अ गिवन नंबर, इस नंबर में मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि आपका आंसर 0 आ जाए. मेरे पास 8 चीजें हैं, वो 8 चीजों को आपको 0 बनाना है. कैसे करेंगे? -8. तो इट्स नथिंग बट एडिंग द गिवन नंबर विद, कैसे नंबर से, उसका रेसिप्रोकल के साथ, तो आंसर हमेशा 0. सपोज अगर आपको गिवन है a, तो a का एडिटिव इनवर्स होगा -a. अगर आपको गिवन है -a तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा a. तो आपको सिर्फ ये, एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको जब आप गिवन नंबर के साथ प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो आंसर 0 आता है. तो अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 563. 563 का एडिटिव इनवर्स है -563.
-780 का एडिटिव इनवर्स है 780। ये चीज आपको याद रखनी है। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है व्हेन गिवन नंबर इज एडेड विद इट्स एडिटिव इनवर्स। जब भी आप किसी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करते हो तो आंसर 0 आता है। किसी भी नंबर को जब उसके एडिटिव इनवर्स के साथ आप ऐड करोगे तो आंसर ऑब्वियसली 0 आएगा। तो दिस 0 इज नथिंग बट योर एडिटिव आइडेंटिटी। इस 0 को हम बोल देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ये कब मिलता है? जब आप किसी गिवन नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो आपका आंसर 0 आता है। सेम गोज फॉर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बस इसमें थोड़ा सा चीजें बदल जाती हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज दैट नंबर which when multiplied with given number क्या मल्टीप्लिकेशन करके आंसर कभी 0 आ सकता है? देयर इज ओनली वन केस, जब आप मल्टीप्लाई 0 से करें, उसके सिवाय कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आए। तो द नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड विद गिवन नंबर गिव्स 1। वो नंबर जिसको आप गिवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आए, उसका एक ही केस है। कैसे? मैं आपको कहूं 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आंसर 1 आए, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/4 से, तभी तो आंसर 1 आता है। मतलब उसी को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। तो इट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर, उसी दिए हुए नंबर का रेसिप्रोकल। सपोज अगर आपको कोई पूछे a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/a, क्योंकि आंसर क्या आया? 1। -a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नथिंग बट 1/-a। आपने साइन को नहीं हिलाना है, आपने बस उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देना है। तो व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? दिस इज माय गिवन नंबर and this is my multiplicative inverse. This is my given number and this is my multiplicative inverse. क्लियर है जी यहां तक? ये वो चीजें थी जो हम ऑलरेडी कर चुके थे। अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आंसर 1 आ रहा है तो व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? 1 is the multiplicative identity. 1 is the मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और ये कब निकलती है? जब आप गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हो विद इट्स रेसिप्रोकल, उसके रेसिप्रोकल के साथ। रेसिप्रोकल करते हुए क्या आपको साइन बदलना है? नहीं जी, अगर आप साइन बदलेंगे तो आंसर 1 नहीं आएगा, -1 आएगा। तो यू डोंट हैव टू चेंज द साइन। अगर -a है तो मल्टीप्लाई भी 1/-a से करेंगे। सपोज अगर आ गया -8, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/-8, तभी आंसर 1 आएगा। अगर है 24 तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/24, तभी आंसर आपका 1 आएगा। ये था वो टॉपिक जो हम 6th 7th में कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं अपना लास्ट टॉपिक आज का, विच इज, ये आप नोट कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो है डिवीजन के रूल्स, जो हमने काफी पहले पढ़े थे कि किस नंबर से, सपोज इफ आई एम डिवाइडिंग एनी नंबर विद 2, तो आपको देख के कैसे पता चलेगा कि ये सच में 2 से डिवाइड होगा या नहीं। ऑल्दो ये रूल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको काफी लोगों को आते भी होंगे ये रूल्स, पर जिनको नहीं आते वो एक बार जल्दी से देख लेंगे इनका रेलेवेंस क्या है। काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, या जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस हैं, उसमें काफी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे ये कंसेप्ट यूज होता है, डिवीजन बाय एनी नंबर। आप देख के बता सकते हैं कि क्या ये इससे डिवाइड होगा या नहीं। चलो लेट्स स्टार्ट विद 2। डिविजिबिलिटी बाय 2। फर्स्ट इज
वो नंबर हम कह देते हैं इवन नंबर है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है, अगर जो लास्ट नंबर है, अगर आपका लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट या मैं कहूं यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, यूनिट प्लेस पे इवन है, या 0 2 4 6 8, अगर ये नंबर्स आपके यूनिट प्लेस पे आ गए देन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से डिविजिबिलिटी, कोई भी नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा? कोई भी नंबर 3 से तब डिविजिबल होगा व्हेन सम ऑफ ऑल डिजिट्स is divisible by 3। 3 से सारे डिविजिबल है। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 3 से डिविजिबिलिटी का, मैं कहूं मेरे पास नंबर है 342, आपको चेक करना है ये 3 से डिवाइड हो भी सकता है या नहीं। आप क्या करेंगे, इसमें जितने भी डिजिट्स हैं सबको आपस में ऐड कर देंगे। 3 + 4 7, 7 + 2 9। क्या ये 9 3 से डिविजिबल है? हाँ जी, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो मैं कह सकती हूँ 342 is divisible by 3. If 9 is divisible by 3, then complete number is also divisible by 3. चलिए जब नेक्स्ट पे चलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट 2 का मतलब है यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस पर जो दो नंबर्स हैं, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिवाइडेड बाय, मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। वो दोनों 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो आपका कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज आपको कोई पूछे मेरे पास नंबर है 328160416, क्वेश्चन आता है चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। कैसे चेक करेंगे? इसके लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है? 16 है, सम नहीं करना है, वैसे ही रखना है, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। क्या नंबर है? 16। क्या 16 4 से डिविजिबल है? 16 इज डिविजिबल बाय 4, तो ये कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। अब आते हैं 5 के डिविजिबिलिटी रूल पे। 5 का डिविजिबिलिटी रूल है अगर एंड डिजिट्स या मैं कहूं यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस में अगर 0 आ जाए और 5 आ जाए तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल है। अगर आपके यूनिट प्लेस में 5 आ जाए या 0 आ जाए तभी वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है। चलिए अब आते हैं 6 पे। 6 का डिविजिबिलिटी रूल बड़ा सिंपल है, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अगर आपको चेक करना है ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर आपको चेक करना है कि नंबर 6 से डिविजिबल है, तो आपको 2 और 3 दोनों से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, तो हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल छोड़ देंगे, हम सीधा आते हैं 8 के डिविजिबिलिटी रूल पे। हम कुछ ही नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल करेंगे, ये ना हो कि आपको डिविजिबिलिटी रूल करने के लिए उतना ही मेहनत करनी पड़े जितना आपको डिवाइड करने के लिए करनी पड़ रही है। तो वी विल स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल है जैसे 4 में हम लास्ट 2 डिजिट्स ले रहे थे, 8 में लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो डिवाइड होने चाहिए डिविजिबल बाय 8। लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 होने चाहिए। यहां पे आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं, या तो वो नंबर 0,0 से एंड हो रहा हो। लास्ट में 2 जीरोस अगर दिख गई मतलब वो नंबर 4 से पक्का डिविजिबल है। लास्ट में कितनी जीरोस होनी चाहिए? मस्ट एंड विद 2 जीरोस, मस्ट एंड विद 2 जीरोस। ठीक है जी, अब आते हैं 8 पे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं
सपोज मैं कहूँ 6 7 8 2 3 4 3 2, आपको सिर्फ किसको चेक करना है? आपको सिर्फ 432 को चेक करना है कि 432 8 से डिविजिबल है भी या नहीं। चेक कर लेंगे 432। जब आप 432 को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा 432 इज डिविजिबल बाय 8, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। ये है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। देन कम्स द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल है अगेन सेम एज 3, बिल्कुल 3 के जैसा है। क्या है 3 का डिविजिबिलिटी रूल? सम ऑल द डिजिट्स, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो 9 का भी यही है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, सेम एज 3। यहां पे आप एक और चीज ऐड कर लेंगे, या तो वो नंबर एंड हो रहा हो विद 3 जीरोस। 4 के लिए 2 जीरो से एंड होना चाहिए और 8 के लिए द नंबर्स मस्ट एंड विद 3 जीरोस, तभी वो किससे डिविजिबल होगा? 8 से। चलिए 10 का आपको पता है, बड़ा इजी रूल है 10 से डिविजिबिलिटी। वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, बट 10 से डिविजिबिलिटी का रूल है यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट जो आपका हो वो 0 होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 सेज कि अगर आपका यूनिट डिजिट 0 है तभी वो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस and sum of digits at odd place। ठीक है जी। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सपोज आपके पास एक नंबर गिवन है, आप क्या करेंगे? उस नंबर के यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे जो भी नंबर्स होंगे उसको आप ऐड करेंगे। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 6 8 9 7 6 3 4 2, ये नंबर है। आपको चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं। क्या करना है? सपोज अगर ये फर्स्ट, मैं इसको 1 मान रही हूं, इसको 2, तो आपने ऑड नंबर पे ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं? 2 + 3 + 7 + 8, इसको ऐड कर दिया। ऐड करेंगे 8 2 10 7 3 10 10 + 10 20। ठीक है जी। और आप इवन वाले भी ऐड कर लेंगे। ये ऑड का सम था, इवन पे चेक करते हैं। इवन पे कौन कौन से नंबर्स हैं? 4 + 6 + 9 + 6, चेक करेंगे। 6 4 10, 9 6 15, 10 और 15 25। इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। 25 - 20, आंसर क्या आया? 5। अगर ये डिफरेंस, हमने क्या किया? डिफरेंस ले लिया किसका? सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस का डिफरेंस ले लिया। इफ द डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 11 or difference is equal to 0, then the number is divisible by 11। ठीक है जी। आपने यूनिट प्लेस पे आपने इवन वालों का सम अलग किया, ऑड वालों का सम अलग किया, दोनों को डिफरेंस कर दिया। डजंट मैटर, इवन में से ऑड माइनस करो, ऑड में से इवन माइनस करो, बड़े में से छोटा माइनस करना है। अगर डिफरेंस 11 से डिविजिबल आ गया, 11 से डिविजिबल मतलब डिफरेंस अगर 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, 44 आ गया, 55 आ गया, अगर ऐसे डिफरेंसेस आ गए तो भी 11 से डिविजिबल होगा, या आपका डिफरेंस इक्वल टू 0 आ गया तो भी आपका नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। चलिए जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर पे, विच इज 12। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 कहता है कि अगर नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो आपका कंप्लीट नंबर 12 से डिविजिबल होगा। तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल है इफ द नंबर इज इट वाज 10। 12 का डिविजिबिलिटी रूल है नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 and 4 both।
से वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए। दिस इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। इसके बाद करते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25। 25 का डिविजिबिलिटी रूल बड़ा सिंपल है। 25 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट टू डिजिट्स, लास्ट टू डिजिट्स मतलब यूनिट एंड टेंस प्लेस, प्लेस के जो डिजिट्स हैं, लास्ट टू डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 25। मतलब या तो आपका लास्ट में 25 आना चाहिए, या आपके लास्ट 50 आना चाहिए, या 75 आना चाहिए, और 2 जीरोस भी आ सकती हैं। अगर 2 जीरोस आ गई लास्ट में तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि नंबर इज डिविजिबल बाय 25। सपोज ऐसा कुछ आ गया 178265, तो क्या ये 25 से डिविजिबल है? नहीं। 178275, क्या ये 25 से डिविजिबल है? जी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट के दो नंबर्स 25 से डिविजिबल है। तो लास्ट रूल रहेगा 125 से डिविजिबिलिटी, अगेन बिल्कुल वैसा ही है जैसा 25 का डिविजिबिलिटी रूल है, बस इसमें हम लास्ट के 3 राइट हैंड साइड वाले डिजिट्स ले लेते हैं। लास्ट 3 राइट हैंड साइड डिजिट्स, या हम कह देंगे यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस। प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो डिविजिबल बाय होने चाहिए 125। अगेन अगर ये डिविजिबल बाय 125 होंगे तो क्या क्या होंगे? 125, 250, 375, 500, उसके बाद इट विल बी 625, उसके बाद इट विल बी 750, उसके बाद 875, और लास्ट में अगर 3 जीरोस आ तो ये है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 125। तो आपको ये डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छी तरह से याद होने चाहिए ताकि क्वेश्चंस करते हुए आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो अब ये अच्छी तरह से आप रिवाइज करेंगे ताकि नेक्स्ट जब हम क्वेश्चंस करें तो वो क्वेश्चंस करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।